मनुष्य का बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे के प्रति का आकर्षण सर्वविदित है। जाहिर है यह आकर्षण भी पुरातन ही होगा। वैसे तो परमाणु संकल्पना के प्रथम प्रणेता के रूप में महर्षि कणाद को जाना जाता है, जिन्होंने इस विषय पर काफी चिंतन किया। उनके बाद कुछ ग्रीक दार्शनिक इस विषय पर अपने चिंतन प्रतिपादित किए, परंतु उनके बाद बीच के 1500 वर्षों में इस विषय पर कुछ ज्यादा चिंतन या कुछ भरसक प्रयास दिखाई नहीं देते। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि किसी को इसका आकर्षण नहीं रहा होगा। परमाणु संकल्पना के इस क्षेत्र में जान फूंकने का, उसे बल देने का, उसके प्रति आकर्षण पैदा करने का महान कार्य किया मैनचेस्टर के एक वैसे ही महान शिक्षक जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के विचारों ने, संकल्पनाओं ने वैज्ञानिक जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया तथा उस दिशा में प्रयासरत होने के लिए बाध्य भी किया। उसके बाद ही वैज्ञानिक परमाणुओं, मूल कणों की खोज के लिए निकल पड़े। आज अणुओं, परमाणुओं, मूल कणों के बारे में हमारा ज्ञान काफी उन्नत माना जाता है। अभेद्य माने जाने वाले परमाणुओं को विखंडित कर उस अणु ऊर्जा का उपयोग करने में मानव ने महारत हासिल की है। अणु ऊर्जा का रेडियोएक्टिव पदार्थों के उपयोग का प्रश्न है, वहां उसके लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही मतों का काफी प्रभाव है। नकारात्मक मतों का प्रभाव इसलिए होता है कि अणु ऊर्जा के निर्माण के दौरान तथा बाद में घातक विकिरणों का तथा अन्य प्रकार के खतरे बने रहते हैं। यह विकिरण मानव के लिए तथा पर्यावरण के लिए काफी घातक साबित होते हैं। हमारे भारत में भी कई न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं और इन पावर प्लांटों से संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद घातक विकिरणों का पर्यावरण में प्रसार होने का आरोप विदेशी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तब हमारी मीडिया उसे पहले पन्ने पर प्रसिद्धि दे देती है, जिससे कि लोगों का ध्यान तुरंत उस तरफ खींचा जाए। परंतु जब इस बात का खंडन कर यथार्थता को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सामने लाया जाता है, तो उनकी बातों को किसी कोने में स्थान दिया जाता है। किसी भी दुष्प्रभावों के, हानिकारक बातों के प्रति जागरूकता लाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसमें यथार्थता भी होनी चाहिए, क्योंकि अणु ऊर्जा पर पुनर्तः बंदी का एक मत जोरों शोरों से प्रचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है इसके पीछे रेडियोएक्टिव पदार्थों से विकिरण तथा उससे पर्यावरण को हानि, यही प्रमुख मुद्दे होते हैं। परंतु सच बात तो यह है कि अनेकों रेडियोएक्टिव तत्व तथा उनके समस्थानिक पर्यावरण में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। इन पदार्थों, तत्वों से विकिरण का खतरा हम पर बराबर बना रहता है, परंतु हमारे दुर्दैव से हमारा ध्यान इस ओर ज्यादातर नहीं खींचा गया है। ऐसे तत्वों में कुदरती तौर पर काफी मात्रा में पाया जाने वाला रेडॉन भी एक रेडियोएक्टिव तत्व है, जो हमारे इर्द गिर्द उपस्थित रहता है, जिससे हमें खतरा होता है। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं इस रेडॉन के बारे में। हम सब जानते हैं कि हेनरी बैक्वेरल द्वारा हुई एक साधारण सी भूल से रेडियोएक्टिवता की खोज हुई। आगे चलकर परिश्रमपूर्वक पीरे तथा मेरी क्यूरी दंपति ने रेडियम तथा पोलोनियम नामक रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज की। अधिक अनुसंधानों पर यह पता चला कि इन रेडियोएक्टिव पदार्थों का क्षय रेडियोएक्टिव डिके होकर, यानी उनसे अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होकर कुछ समय पश्चात नए रेडियोएक्टिव मूल द्रव्यों का निर्माण होता रहता है। यह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी स्थिर मूलद्रव्य या तत्व का निर्माण न हो जाए। ऐसा ही एक रेडियोएक्टिव तत्व है यूरेनियम 236 युग, जिसका इसी तरह से निसर्गत विघटन होता है। इसी यूरेनियम रेडियोएक्टिव विघटन श्रृंखला में रेडॉन नामक रेडियोएक्टिव वायु का निर्माण होता है। रेडॉन आरएन रासायनिक द्रव्य या उदासीन वायु इनर्ट गैस है। इसका परमाणु भार 222 आंका गया है तथा अर्धायु काल 3.82 दिन निश्चित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्व जिनके रेडियोएक्टिव क्षय श्रृंखला के दौरान रेडॉन का निर्माण होता है, खनिजों, अयस्कों के रूप में जमीन के अंदर भूगर्भ में पाए जाते हैं। इससे खदानों में काम करने वाले कर्मियों को रेडॉन के ज्यादा सहवास में रहने से खतरा होता है। इस बात की जानकारी काफी अरसे से थी, परंतु जैसा कि हम जानते हैं, रेडॉन रेडियोएक्टिव वायु है। हवा के तेज झोंकों तथा अन्य माध्यमों से खुले पर्यावरण में इसके फैलाव तथा उससे सामान्य जनता को पहुंचने वाले खतरों पर बहुत समय तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, परंतु अब इस ओर काफी अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास से काफी कुछ बातें हमारे सामने आई है। रेडॉन के पर्यावरण में फैलने के अनेकों स्रोत हैं, परंतु इसमें मुख्य है यूरेनियम युक्त मृदा तथा शैल, जिसमें से रेडॉन वातावरण में फैलता रहता है। मृदा से होने वाला रेडॉन का फैलाव अनेक बातों पर निर्भर होता है, जैसे कि मृदा की सच्छिद्रता, जिससे कि रेडॉन आसानी से बाहर की तरफ अपना रास्ता तय करता है। आर्द्रता युक्त मृदा, चिकनी तथा दलदलायुक्त मृदा से रेडॉन का ज्यादा मात्रा में बाहर आना संभव नहीं होता। मृदा तथा शैलों में बड़ी दरारें, छिद्र आदि होने से रेडॉन आसानी से बाहर आकर वातावरण में फैलता है। रेडॉन पानी में घुलनशील सॉल्यूबल होने के कारण भूजल में इसकी उपस्थिति हो सकती है।
पीने योग्य पानी के भूगर्भ जल स्रोतों से होकर रेडॉन हमारे घरों में पहुंचता है। भूजल के सिवाय नैसर्गिक वायु, कोयले, फॉस्फेट अपशिष्ट, भवन निर्माण सामग्री जैसे कि ईंटें, बालू, कंक्रीट, सीमेंट आदि भी रेडॉन के स्रोत होते हैं, जिनसे वातावरण में रेडॉन फैलता है। अनेक प्रकार से हमारे घरों के अंदर भी रेडॉन का प्रादुर्भाव होता है, जो कि काफी घातक होता है। रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त भवन निर्माण सामग्री तथा घर के अंदर के फर्श में पड़ी दरारों और छिद्रों से होकर रेडॉन गैस हमारे घरों के अंदरूनी भागों में प्रवेश कर जाती है। हमारे देश में पृथ्वी की निचली परतों में स्थित भूजल को निकालने के लिए नलिका कूपों को इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। नलिका कूप बहुत गहरे होते हैं। इन नलिका कूपों से लिए गए पानी में रेडॉन गैस मिली होने की आशंका होती है, जो कि इस पानी को खुली हवा में गर्म करने से मुक्त होकर अपने घर में फैलती है। यह सब बातें हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। हम सब जान चुके हैं कि रेडॉन रासायनिक दृष्टया निष्क्रिय वायु है, जिसका हमारे शरीर के ऊतकों के साथ कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती। जाहिर है सीधे तौर पर रेडॉन से हमें ज्यादा धोखा नहीं दिखाई देता, परंतु रेडॉन के रेडियो एक्टिव क्षय की श्रृंखला चढ़ती रहती है और उसके बाद पोलोनियम, लेड तथा विस्मत जैसे घनावस्था वाले रेडियो एक्टिव तत्वों को निर्मित होती रहती है। यह तत्व हवा में मुक्ततापूर्वक घूमने वाले कणों को चिपक जाते हैं। जब ऐसी हवा का हम श्वसन करते हैं तब वो कण श्वसन मार्ग तथा फेफड़े में चले जाते हैं, जहां उनकी परतें जम जाती है। यहाँ भी यह रेडियो एक्टिव क्षय की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें कि शक्तिशाली अल्फा किरणों का उत्सर्जन फेफड़ों के ऊतकों को काफी हानि पहुंचाता है, जिससे वह फेफड़े के कैंसर में बदल जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि फेफड़े का कैंसर होने की जिन बातों से आशंका होती है, उनमें रेडॉन का दूसरा क्रमांक 2 है। इससे ही इसकी परिणाम का पता हमें चल सकता है।